ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। सेल साइकिल काफ़ी छोटा चैप्टर है और जल्दी हो जाएगा। ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है और इस चैप्टर में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको थोड़े समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। आप चाहे तो इस वीडियो की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, तो वीडियो की स्पीड को स्लो कर दीजिएगा अगर आप कुछ सही से समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, बहरहाल हम अपने चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं। सेल साइकिल, ये डायग्राम है सेल साइकिल की, यानी कि सेल का के जो बनने का प्रोसेस है। सेल डिवाइड कैसे होता है, फिर मजीद डिवाइड डिवाइड होता है एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। तो ये सारे सेल्स जो डिवाइड होते हैं, क्या इनका प्रोसेस है, क्या साइकिल है इनकी, तो ये हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इससे क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया था कि क्रोमोसोम्स क्या होते थे, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसको आप हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं, है ना, याद है सबको। तो ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो सेल है, ये अगर फॉर सपोज आपका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका ये भरा हुआ है, तो ये इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहा है ये है क्रोमोसोम्स। इस तरह का इनका शेप होता है क्रोमोसोम्स का। और ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जब ये एक साथ कंबाइन, यानी कि अभी तो अलग अलग है ना, ये देख रहे हो, ये भी अभी आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं क्रोमोसोम्स। और ये जब साथ मिल के जुड़ के रह रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो उनको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। लेकिन जब ये अलग अलग होते हैं तो इनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स से जेनेटिक मटेरियल बनता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जब सेल की डिवीजन होती है, तो ये धागों में टूट जाते हैं, अलग अलग पीसेस में एक तरह से कह लो टूट जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स, ये लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, यानी कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये सिर्फ कब बनते हैं, जब आपके पास सेल डिवीजन होती है। और इसी क्रोमोसोम के अंदर जो होता है वो आपकी जीन्स होती हैं। जीन्स का मतलब डीएनए और आरएनए, यानी कि आप जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर ही मौजूद होता है। आपका डीएनए भी इसी में होता है। वो डीएनए टेस्टिंग करवाते हैं, असल में वो क्रोमोसोम्स की टेस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, यानी कि धागे जैसे स्ट्रक्चर, स्ट्रिंग्स के जैसे स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर एक दूसरे से जुड़ के रहते हैं। जब सेल अपनी नॉर्मल हालत में होता है तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं सेल्स, जब ये क्रोमोसोम्स की शक्ल अपनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, बहरहाल पहले हम ये देख लेते हैं कि जो क्रोमोसोम है, ये आपको नजर आ रहा है, ये आपको इनके आर्म्स नजर आ रहे हैं, ये दिस इज द आर्म्स, ये आर्म है। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये बीच वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। क्या कहा जाता है इनको, सेंट्रोमेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है नाम, ये रहा, सेंट्रोमेयर। इनको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। ये जो बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन है ना क्रोमोसोम का, ये सेंट्रोमेयर कहलाता है। और ये वाले पोर्शन, ये वाला और ये वाला, ये आर्म कहलाता है। ARM, आर्म। आपका जैसे आपका हाथ है, दिस इज योर आर्म, इसी तरह ये क्रोमोसोम का क्या होता है, आर्म, आर्म होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेटासेंट्रिक, कितने तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। सेंट्रोमेयर आपको पता चल गया, ये बीच वाला जो है वो पोर्शन, यानी कि जो जॉइंट जहां से क्रोमोसोम्स आपस में जॉइंटेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अब देखते हैं मेटासेंट्रिक। चार किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक या सब टेलोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक, ये चार नाम है। पहले देखते हैं मेटासेंट्रिक। अच्छा, एक बात सुन लें, जब आपके पास क्रोमोसोम्स बनते हैं, यानी कि जब सेल डिवाइड हो रहा था तो जेनेटिक मटेरियल टूट जाता है, यानी कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल बन जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर।
तो ये एक थ्रेड, दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इस तरह से। ये देख रहे हैं, ये एक थ्रेड स्ट्रक्चर है और ये दूसरा थ्रेड स्ट्रक्चर है, और ये एक एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, और इस पॉइंट को नाम दिया सेंट्रोमेयर। बाकी जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये आर्म कहलाता है, पी आर्म और क्यू आर्म इनका नाम दिया हुआ है, पी आर्म और क्यू आर्म, ठीक है। बाकी ये दोनों कहलाते हैं क्रोमेटिड्स। ये अगर सिर्फ ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला बस, ये पूरा तो वैसे क्रोमोसोम कहलाता है, लेकिन इसमें भी दो हिस्से हैं, ये आपको नजर आ रहा है, मैं दूसरे कलर से आपको शो कर देता हूं। ये वाला हिस्सा आपको एक अलग नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज अ क्रोमेटिड। ये क्या कहलाता है? क्रोमेटिड। और ये दूसरा वाला भी अलग क्या कहलाएगा? क्रोमेटिड। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं दिस इज नोन एज क्रोमोसोम्स, और जब क्रोमोसोम्स डिफरेंट डिफरेंट आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कहलाता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये बीच वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेंट्रोमेयर, जहां पे दो क्रोमेटिड्स आपस में जुड़ रहे हैं, और ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये पूरा क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये क्रोमोसोम्स जब बहुत सारी, जाहिर सी बात है एक तो क्रोमोसोम नहीं होगा ना, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, जब बहुत सारे क्रोमोसोम आपस में जुड़ के रहते हैं तो उनको कहलाते हैं, वो क्या कहलाता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसमें आपका डीएनए होता है, इसमें आपका आरएनए होता है, ठीक है। आपकी सारी इंफॉर्मेशन इसी में होती है। अब देखते हैं कितने तरह के होते हैं। मेटासेंट्रिक, जब सेंट्रोमेयर जो है वो बीच में होता है तो दिस इज नोन एज मेटासेंट्रिक, ठीक है। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में आप देख रहे हो कि आर्म्स जो हैं वो इक्वल नहीं है। मेटासेंट्रिक में दोनों आर्म्स इक्वल है ना, लेकिन यहाँ पे जो आर्म्स हैं वो इक्वल नहीं है। सब मेटासेंट्रिक में इक्वल नहीं होते, ठीक है। आर्म्स इक्वल नहीं होते। एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत लॉन्ग होता है और एक आर्म बहुत शॉर्ट होता है, जैसे नजर आ रहा है आपको। और टेलोसेंट्रिक में जो है वो जो सेंट्रोमेयर होता है वो सबसे ज्यादा सबसे एंड पर होता है, उसमें सिर्फ एक ही आर्म साइड होती है, दूसरी आर्म साइड नहीं होती, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म्स होते हैं, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल आर्म्स होते हैं। एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म बहुत लॉन्ग होता है और एक आर्म बहुत शॉर्ट होता है। टेलोसेंट्रिक में एक एंड पे सेंट्रोमेयर होता है, एक ही एंड पे, तो लिहाजा एक ही आर्म होगा। और मेटासेंट्रिक में हमेशा कहाँ पे होता है? बीच में होता है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कब होते हैं। अब आप देखते हो क्रोमोसोम्स जो हैं वो किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं? प्रोटीन से। जिस तरह आपकी फिशेस जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, तो इसी तरह प्रोटीन एक कंपोनेंट है आपका फूड का, और ये कंपोनेंट जो है वो आपका क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स बनाता है। और क्रोमोसोम्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोसोम्स। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इनके अंदर पार्ट्स होते हैं, यानी कि अगर आप क्रोमोसोम्स के अंदर झांक के देखोगे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, अगर आप क्रोमोसोम्स के अंदर के पार्ट्स देखोगे, जाहिर सी बात है आपको ये क्रोमोसोम नजर आ रही है, तो अभी अगर आप इसके अंदर का हिस्सा देखना चाहते हो तो आपको इसके अंदर न्यूक्लियोसोम्स नजर आएंगे और फाइबर्स नजर आएंगे, जिससे कहा जाता है क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। और ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं, यानी कि पैकेज्ड बाय प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन से मिलके बनते हैं। इसके अलावा इनके अंदर डीएनए होता है, डीएनए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोसोम्स के अंदर ही आपके क्या मौजूद होता है? डीएनए। तो पूरा जो क्रोमोसोम्स होता है वो किससे मिलके बनता है? डीएनए से। और ये क्रोमोसोम्स कब बनते हैं, कब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है? जब सेल डिवीजन हो रही होती है, जब ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान आसान बातें थी, कुछ छोटी छोटी बातें थी, ये आपने एज इट इज जो है वो इसको जहन में रखना है। अब आते हैं जो मेन इसका टॉपिक है, सेल साइकिल। सेल साइकिल में देखेंगे आप, अगर आप यहां पर आएंगे ऊपर, तो ये सेल साइकिल आपको नजर आ रही है। इस
सेल साइकिल ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको दिखे ये एरिया, कि यहाँ पे क्या होता है, सेल साइकिल का मतलब ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस होती हैं सेल के अंदर। यानी कि अगर ये एक सेल है, ये दो हिस्सों में टूट रहा है, दो अलग अलग सेल्स में ये ब्रेक हो गया, यानी कि पेरेंट सेल डॉटर सेल में टूट गया। अब ये मजीद टूटेगा तो ये अब पेरेंट सेल कहलाएगा, फिर इसके बाद जो मजीद इससे निकलेंगे वो डॉटर सेल्स होंगे, फिर इसी तरह ये पूरी एक साइकिल चल रही है ना। अब हम सिर्फ एक साइकिल को ले रहे हैं क्योंकि ये सारी तो सेम, ये आगे जितनी भी चलती रहेगी सेम प्रोसेस पे चलेगी। तो हम एक साइकिल की बात करें तो कि होता क्या है, किस तरह से डिवाइड होता है। अब हम देखते हैं कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, एक सीक्वेंस मैनर में चेंजेस आती हैं सेल के अंदर, जो मटेरियल होता है उसके अंदर चेंजेस आती हैं। अब होता यह है कि पहला सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज, ठीक है। एम फेज कहलाता है जब सेल डिवाइड हो जाता है, उस फेज को, उस पार्ट को कहते हैं सेल डिवीजन का पार्ट, जिसको नाम दिया हुआ है एम फेज का। और इंटरफेज कहते हैं जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, उस फेज को कहा जाता है इंटरफेज। यानी कि नॉन डिवीजन फेज इज नोन एज द इंटरफेज एंड द डिवीजन फेज इज नोन एज द एम फेज, ठीक है। अच्छा, तो इसमें होता यह है कि, या जाहिर सी बात है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूं कि इंटरफेस में ये एक सेल है और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था जो अब क्रोमोसोम्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में टूट गया है क्योंकि अब सेल को डिवाइड होना है। तो अभी ये होता ये है कि इंटरफेस के अंदर जो है, इंटरफेस के अंदर ये पूरा क्रोमोसोम जो है वो आपस में मिल के रहते हैं और जो डीएनए होता है ना वो डबल हो रहा होता है, फोटोकॉपी हो रही होती है डीएनए की। इंटरफेस के अंदर क्या हो रहा होता है, डीएनए की फोटोकॉपी हो रही होती है, डीएनए डबल हो रहा होता है, अपने साइज से क्या हो रहा होता है, डबल हो रहा होता है, अपने साइज से डीएनए क्या हो रहा होता है, डबल। तो इंटरफेज में क्या होता है, डबलिंग ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की ग्रोथ होती है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। और सेल अपने आप को किस फेज के लिए तैयार कर रहा होता है, एम फेज के लिए, यानी कि सेल डिवीजन के लिए सेल तैयार कर रहा होता है। अब इंटरफेस के भी 3 सब फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं, 3 सब फेजेस हैं। तो इंटरफेस में होता यह है कि सेल जो है वो सबसे पहले एक गैप लेता है जिसको कहते हैं G1 फेज। क्या कहलाता है वो, G1 फेज कहलाता है। यानी कि सेल इस फेज के अंदर जब होता है, अब ये G1 फेज, S फेज और G2 फेज, पहले आता है G1 फेज, यानी कि इंटरफेस के 3 पार्ट्स हैं यहां पे। ये आपको नजर आ रहा है, this whole phase is known as the interface and this phase is the M phase। ये जो रेड कलर का पोर्शन है मैंने आपको बताया ये पूरा इंटरफेज है, और ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये पूरा एम फेज है, यानी कि सेल डिवाइड बस ये इस पोर्शन पे जो है, मतलब ये जो पोर्शन मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं इसमें सेल डिवीजन होती है, और बाकी जो पूरा प्रोसेस है इसमें सेल अपने आप को तैयार कर रहा होता है डिवीजन के लिए। सेल अपने आप को डिवीजन के लिए क्या कर रहा होता है, तैयार कर रहा होता है। यानी कि पूरा रेड कलर का जो पोर्शन है ये पूरा इंटरफेज है। इनके पहले क्या होता है, G1 फेज होता है जिसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है और डीएनए की प्रिपरेशन हो रही होती है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, डीएनए की फोटोकॉपी हो रही होती है। उसके बाद फिर एक फेज आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, डीएनए पूरा रेप्लिकेट हो जाता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, यानी कि अब सेपरेट हो जाता है।
डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, इसमें सेपरेट हो जाता है, रिप्लिकेट हो जाता है। और फिर G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, सेल अपने आप को M फेज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। G2 फेज में सेल अपने आप को ग्रो कर रहा होता है। सेल के जितने भी पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, ये सब डिवाइड हो रहे होते हैं G2 फेज में। G1 फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है और G2 फेज में सेल के पार्ट्स की सिंथेसिस होती है। और इस S फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यानी कि एक तरह से आप ये समझ लो डीएनए सेपरेट हो रहा होता है। जब डीएनए की फोटोकॉपी हो गई, अब इसमें रिप्लिकेट हो रहा था, इस फेज में डीएनए डिवाइड हो रहा होता है, अलग अलग हो रहा होता है, ठीक है। तब हम आगे इसको पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, सेल जो होता है वो सेल ग्रोज इन साइज, specific enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated for DNA synthesis। यानी कि डीएनए बनाने के कुछ केमिकल्स इस फेज के अंदर, G1 फेज के अंदर बनते हैं। और कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये डीएनए प्रोटीन्स यानी कि डीएनए के केमिकल्स जो बने हुए होते हैं वो डीएनए को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सेल के पास चॉइस होती है G1 फेज के अंदर। G1 फेज के अंदर सेल के पास की चॉइस होती है कि अगर ये या तो G0 फेज के अंदर चला जाए, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो G1 फेज है, ये पूरा येलो कलर का जो दिख रहा है, ये G1 फेज है ना। तो जब सेल इस पॉइंट पे होता है तो सेल ये सोचता है, यानी कि ये सेल के अंदर ये ख्याल आता है कि या तो वो G0 फेज के अंदर चला जाए या वो G1 फेज के अंदर चला जाए। G0 फेज के अंदर मतलब ये है कि यहाँ पे नॉट, इस जीरो का मतलब है नॉट, KNOT नॉट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट फेज। G0 फेज कहाँ गया, ये तो G0 फेज के अंदर क्या होता है, सेल अपनी साइकिल को स्टॉप कर देता है, सेल कुछ देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है। जब सेल G1 फेज में होता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो एक तरह से अपने बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स बना रहा होता है जिससे वो डिवाइड हो सके, है ना, जिससे वो डीएनए की फोटोकॉपी कर सके, है ना। तो वो ये भी कर सकता है, या तो वो डिवाइड होना छोड़ दे यानी कि इनएक्टिव हो जाए। तो ऐसा कुछ कंडीशंस में आता है कि जब कोई ऐसी कंडीशन आती है, जब बहुत ज्यादा हीटिंग कंडीशंस होती हैं, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी का फेवरेबल टेम्परेचर नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेल अपनी G0 फेज के अंदर चला जाता है। लेकिन और वो कुछ डेज या वीक्स के लिए वो उस फेज में रहता है, फिर उसके बाद या तो वो लाइफ टाइम के लिए भी रह सकता है, कुछ डेज के लिए या वीक्स के लिए वो इस G0 फेज में रहता है, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और या वो लाइफ टाइम के लिए भी रह सकता है। लेकिन G1 फेज में होता क्या है, वैसे तो डीएनए की रेप्लिकेशन की यानी कि तैयारी हो रही होती है, यानी कि डीएनए डिवीजन के लिए प्रोटीन्स केमिकल्स बन रहे होते हैं ताकि डीएनए रेप्लिकेट हो सके, अलग अलग हो सके, बन सके, फोटोकॉपी हो सके। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अब G1 फेज के अंदर जब वो पहुंच गया सेल, तो अब क्या होगा कि ये या तो G0 फेज के अंदर चला जाएगा, कि या तो इसको अपनी पूरी सेल साइकिल को स्टॉप कर देनी है, या फिर ये उन्हीं केमिकल्स को बनाना कंटिन्यू रखेगा ताकि सेल डिवाइड हो सके। तो ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कब वो कंडीशंस आती हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेल जो है वो दो कंडीशंस पे जो है वो बेस कर रहा है, कि या तो वो G0 फेज में चला जाएगा अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी, या वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा। फिर सिंथेसिस यानी कि S फेज सिंथेसिस, यानी कि डीएनए अब जो है वो सिंथेसिस, ये डीएनए की प्रोडक्शन होने लगती है S फेज के अंदर। फिर गैप 2 फेज में सेल का साइज ग्रो होने लगता है। इसके अलावा सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी रिप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, वो भी अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो जब नए सेल बनेंगे तो वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएं। तो ये पूरा इंटरफेस में सेल आपको नजर आ रहा है ना, मेरी बातों से भी लग रहा है आपको कि सेल इसके अंदर अपने आप को क्या कर रहा होता है इस फेज के अंदर, यानी कि पूरा जो है वो G1 S G2 फेज, इन सब फेजेस के अंदर सेल अपने आप को
डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है। अभी डिवाइड तो नहीं हुआ, लेकिन अभी वो अपनी डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है। तो ये पूरा जो फेज है वो क्या कहलाता है? इंटरफेज। फिर आता है माइटोसिस, जैसे एम फेज कहा जाता है, एम फॉर माइटोसिस, एम फॉर एम फॉर एम फेज। फिर आता है, होता यह है कि फिर ये इसके भी 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप ये वर्ड याद कर लीजिए, पीमैट। पीमैट पीमैट आपको याद करना है। पीमैट, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, टी फॉर टेलोफेज। ठीक है। तो माइटोसिस अब आपकी सेल डिवीजन करनी के एम फेज स्टार्ट हो चुका है। एम फेज जो मैंने आपको बताया था, एम फेज अब स्टार्ट हो चुका है। अब इस एम फेज में क्या होता है? सेल डिवाइड हो जाता है, सेल 2 हिस्सों में अलग अलग हो जाता है। तो प्रोफेज में सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में होता यह है, आपको अब यहां से समझ आएगा सही से। प्रोफेज में आपके पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो आपके पास क्रोमोसोम्स में टूट गया ना, है ना? क्रोमोसोम्स में वो क्या हो गया? टूट गया, यानी कि क्रोमोसोम्स लाइक फॉर्म में आ गया। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड बिकम विजिबल एज थिक कॉइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ गए। ईच क्रोमोसोम एट दिस स्टेज इज ऑलरेडी डबल्ड, यानी कि डबल हो चुका है। हमने पढ़ लिया था यहाँ पे G1 फेज में, S फेज में, G2 फेज में वो यही तो कर रहा था, क्रोमोसोम्स डीएनए डबलिंग हो रही थी। तो यहाँ पे ये प्रो फेज में आने से पहले ही ऑलरेडी क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है। अब होता ये है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दिख रही है आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। और जो आपके पास प्रोफेज की मैं बात कर रहा हूं, अभी प्रोफेज चल रहा है, तो ये क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए, ये आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए। इसके अलावा सेंट्रियोल्स बन गए। एनिमल सेल में मैंने आपको पढ़ाया था, सेंट्रियोल्स आ जाते हैं सेल डिवीजन में, तो सेंट्रियोल्स आ जाते हैं, पूरा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। फिर मेटाफेज, एम, मेटाफेज के एम से याद रखिएगा मिडल, मिडल यानी बीच का, मिडल यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं? सेल के बिल्कुल मिडल में। क्या ये मिडल में आ चुके हैं ये क्रोमोसोम्स? है ना, मिडल सेल के बिल्कुल बीच में आ गए हैं। अब फिर यहां से जो सेंट्रियोल्स हैं, आपको नजर आ रहे हैं सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो निकालते हैं और ये क्रोमोसोम्स के साथ जाके क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। फिर सेंट्रियोल्स जब जो अब धागे जैसे स्ट्रक्चर अपने अंदर से निकालें, तो फिर ये धागे जैसे स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर जाके चिपक गए, अटैच हो गए। अब ये सेंट्रियोल्स खींचेंगे, यानी कि देख रहे हैं आप, ये वाला सेंट्रियोल जो है या सेंट्रोजोम जो है वो खींच रहे हैं, यानी कि अब एनाफेज में एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं क्रोमोसोम्स, दोनों दूसरी साइड पे जा रहे हैं। ये वाला इस साइड की तरफ आ गया और ये वाला क्रोमोसोम्स इस साइड की तरफ आ गया। क्या ये ऐसा हो रहा है ना? अब एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है? एक दूसरे से अवे हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। ठीक है। ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अवे। अवे का मतलब ये है कि एक दूसरे से दूर भागना, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी कि दोनों एक एक साइड पर सेल की आ जाते हैं। अब टेलोफेज में वापस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग अलग आ जाती है, सेंट्रियोल जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स अब क्रोमोसोम्स की हालत में नहीं रहेंगे, वापस किस में चेंज हो जाएंगे? वापस किस में चेंज हो जाएंगे? जेनेटिक मटेरियल के अंदर। क्या अब इस फॉर्म में आपको कोई क्रोमोसोम नजर आ रहा है? यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो अब क्रोमोसोम जब नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है? ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है? जेनेटिक मटेरियल के अंदर। और अब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है,
जिसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। क्या ये नजर आ रहा है आपको? ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है और ये फिर अलग अलग हो गया और वापस सेल अपनी किस फॉर्म में आ गया? इंटरफेस के अंदर आ गया। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, इंटरफेस के अंदर वापस आ गया। अब ये फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये वाला G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर वापस M फेज शुरू हो जाएगा, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो ये पूरी साइकिल चलती रहेगी, कंटिन्यूस साइकिल है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो क्या ये बातें आपको समझ आई? इजी थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं थी, डायग्राम में था सब कुछ, आपको बहुत इजीली समझ आ गया। ठीक है, वेरी इजी, कुछ भी इसमें ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ये वापस इंटरफेस फॉर्म में आ गया। अब ये सेल डिवाइड अभी नहीं हो रहा, अभी ये पहले G1 फेज में जाएगा, फिर G1 फेज में वो जाने के बाद ये या तो वही करता है, क्या तो G0 फेज में चला जाएगा अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी, और अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो वापस अपनी सेल डिवीजन को कंटिन्यू रखेगा, यानी कि सेल डिवीजन की प्रिपरेशन करेगा। तो इंटरफेज में वापस आ गया वो। अब इंटरफेज के बाद फिर वो वापस क्या करेगा? वो वापस इस प्रोफेज में आएगा, इंटरफेज जब खत्म हो जाएगा, फिर मेटाफेज, एनाफेज, फिर टेलोफेज, फिर इस तरह से साइकिल चलती रहती है, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, तो ये आपका माइटोसिस हो गया। अब माइटोसिस के बाद इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। माइटोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। माइटोसिस आपकी सेल की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। जो आपके सेल्स जब आपको कट लग जाता है तो वापस हीलिंग होती है ना, वहां पे दोबारा स्किन तो आ जाती है, दोबारा सेल्स, नए सेल्स बन जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस किसकी वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। इसके अलावा प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, जब आप क्लास 10th में आओगे तो ये आपको उसमें पढ़ाया जाएगा कि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर एक ग्रोथ का नाम है, वो आपको जब आगे आप पढ़ोगे तो आगे आपको और समझाया जाएगा। तो प्रोडक्शन, फिर इसके अलावा न्यू सोमेटिक सेल्स, यानी कि जो ग्रोथ सेल्स होते हैं, जो जिनका काम होता है ग्रो करना। ठीक है, तो वो जो है वो ये सब माइटोसिस की वजह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। हीलिंग ऑफ वुंड्स, रिपेयर्स ऑफ वेयर एंड टियर, ये सब माइटोसिस की डिवीजन की वजह से होता है। जब आपको चोट लगती है तो आपको नए सेल्स बनते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो एक माइटोसिस का प्रोसेस कहलाता है। और ये माइटोसिस के प्रोसेस की वजह से न्यू न्यू सेल्स बनते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो माइटोसिस प्रोसेस, यानी कि ये पूरा जितना भी ये सेल की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये पूरा किस पे डिपेंडेंट होता है? इस माइटोसिस के प्रोसेस के ऊपर। फिर आता है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। सेल की डेथ की ये दो तरीके हैं कि सेल जब डेथ स्टेज में जाता है तो कैसे कैसे जाता है। फॉर सपोज एपोप्टोसिस, पहले बल्कि हम बात करते हैं निक्रोसिस की। निक्रोसिस में होता ये है, निक्रोसिस में क्या होता है? निक्रोसिस में सुनिएगा गौर से, निक्रोसिस में एक्सीडेंटल, ये सब एक्सीडेंट के थ्रू होता है, एक्सीडेंटल सेल डेथ कहलाता है ये। और ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। एपोप्टोसिस कहलाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड होता है। और निक्रोसिस क्या होता है? एक्सीडेंटल होता है। एक्सीडेंटल का क्या मतलब है? एक्सीडेंटल का मतलब ये है आपको चोट लग गई, वहां पे सेल्स डैमेज हो गए, सेल की डेथ हो गई ना, तो ये आपने जानबूझ के तो नहीं करा ना, ये तो खुद गलती से हो गया, एक्सीडेंट है। तो ये एक्सीडेंटल सेल डेथ जितने भी होती हैं, किसी कोई बीमारी लग गई, कोई ट्यूमर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे सेल्स क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, जहाँ पे ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर एक कैंसर की टाइप है। इसके अलावा चोट लग जाती है आपको, तो वहां पे सेल डेड हो जाते हैं। तो ये जितने भी सेल की डेथ होती है एक्सीडेंटल होती है। तो इस सेल डेथ को कहते हैं निक्रोसिस, जहां पे एक्सीडेंट के थ्रू सेल की डेथ होती है, बाय एक्सीडेंट्स। इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई, सेल डेथ, सेल की डेथ हो जाती है, तो ये निक्रोसिस कहलाता है। और
एपोप्टोसिस को सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है या ऑटोफैगी कहते हैं। एपोप्टोसिस को क्या कहते हैं? सेल्फ डिस्ट्रक्शन या फिर ऑटोफैगी। तो इसमें होता ही है प्रोग्राम्ड, यानी कि प्रोग्राम्ड का मतलब ये है पहले से प्री प्लान्ड होता है। और ये कब होता है? यानी कि अगर कोई सेल जो है वो, जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही होती है मदर बॉडी के अंदर, तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें सेल कुछ जगह से जो है वो रिमूव हो जाता है। सेल को वहां पे अपनी डेथ करवानी पड़ती है। बाकायदा ये प्रोग्राम्ड होता है। ये आपके जो है वो नर्वस सिस्टम से लिंक्ड होता है कि कब सेल की डेथ करवानी है, और ये प्रोग्राम्ड होता है। ये आप कभी भी, जैसे सुसाइड होता है ना, जिसे खुदकुशी कहते हैं, तो एक तरह से ये समझ लें कि जो एपोप्टोसिस होता है ये क्या कहलाता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस की वजह से सेल की डेथ करानी पड़ती है, यानी कि सेल को सुसाइड फेज के अंदर भेजना पड़ता है ताकि सेल की डेथ हो सके और वहां पे कुछ चेंजेस आ सकें। कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी में ऐसा होता है। अभी आपको सिर्फ इतना यहाँ तक याद रखना है, क्योंकि अभी आपको मजीद डिटेल नहीं पढ़ाई जा सकती इस लेवल के ऊपर। आपने अभी तक जीन्स एंड इनहेरिटेंस का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो इस वजह से आपको मजीद इसकी जो है वो डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की जा सकती। आपको फिर उसकी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। लेकिन 12 जब आपको वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आप उस वक्त इसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे पढ़ लीजिएगा, कैसा क्यों होता है और कब कब होता है और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये सब एपोप्टोसिस होता है। लेकिन एपोप्टोसिस में आपको कितना याद रखना है कि बस प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, यानी कि जब सेल डिवाइड होता है तो ये पूरा प्रोग्राम्ड होता है। ये बाकायदा से एक प्री प्रोग्राम्ड होता है, प्लान होता है पूरा एक तरह से। तो उसके बाद जाके सेल की डेथ करवाई जाती है। ठीक है, बहरहाल फिर आता है मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे आए। जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस यानी कि जो प्रोसेस है माइटोसिस, जब ये माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में होता ये है कि भाई क्रोमोसोम्स का एक नंबर होता होगा ना सेल के अंदर। हर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम का प्रॉपर नंबर है। जैसे अगर अगर ये एक ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? 48। कितने नंबर्स होते हैं? 48 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि कितने होंगे ये? 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यानी कि 48 पेयर्स होते हैं। 48 क्रोमेटिड्स होते हैं। और ये पेयर फॉर्म में अगर इसकी बात करें 46 होते हैं, बल्कि 48 नहीं होते, 46 क्रोमेटिड्स होते हैं। और किस पेयर में मौजूद होते हैं? ये 23, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं, पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये थोड़ा माउस का जरा मसला हो रहा है। PAIR पेयर की फॉर्म में होते हैं। PAIR, दिस इज PAIR पेयर। 23 पेयर्स, थोड़ा माउस का मसला हो रहा है इस वजह से सही से लिख नहीं पा रहा मैं। तो 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमेटिड्स होते हैं और 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि पेयर फॉर्म में होते हैं। और 46 क्या होते हैं? क्रोमेटिड्स होते हैं। एक ह्यूमन सेल के अंदर अगर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स काउंट करें तो या तो आप कह सकते हो कि 23 पेयर होते हैं, या अगर आप अलग अलग इंडिविजुअली काउंट करो तो 23 + 23 कितना होता है? 46 होता है। तो ये 23 पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अगर इनको सेपरेट कर दो तो 23 प्लस एक और 23 होता है, 23 + 23 ये बन जाते हैं पूरे 46। अगर अलग अलग बात करो तो 46 है, पेयर की फॉर्म में बात करो तो 23 पेयर्स हैं। तो जब सेल डिवाइड होता है ना
माइटोसिस के अंदर मैं बात कर रहा हूं। माइटोसिस में क्या होता है, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, जब सेल की डिवीजन हो रही होती है, उसके बाद सेल जब डिवाइड हो रहा होता है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि अभी इसमें कितने होंगे, अगर ये ह्यूमन सेल है 46 होंगे, है ना। क्या ये नया सेल बन गया, तो यहां पे भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना, वो कितने होंगे 46, और यहां पे भी कितने होंगे 46, 46 होते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो चेंज नहीं होते सेल डिवीजन में। क्रोमोसोम का कभी भी नंबर चेंज नहीं होता। माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता, दोनों में इक्वल इक्वल ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। लेकिन अगर मियोसिस होता है तो मियोसिस में चेंज हो जाता है। अगर 46 क्रोमोसोम है तो जो फाइनल डॉटर सेल्स बनते हैं सबके पास हाफ रिड्यूस हो जाता है, यानी कि सबके पास फिर कितना आएगा 23। 23 अगर ये मियोसिस का प्रोसेस होता तो फिर सबके पास कितने क्रोमोसोम्स आते 23। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स माइटोसिस में चेंज नहीं होते, लेकिन मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। यानी कि 46 का हाफ क्या है 23। जब डॉटर सेल्स बनते हैं तो कितने बनते हैं, ओ सॉरी, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ हो जाते हैं। मियोसिस के अंदर हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस के अंदर चेंज नहीं होता। फिर मियोसिस मियोसिस को इसी वजह से रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, यानी कि सेल के जो क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इसमें भी वही पहले प्रोसेस होता है, बस फर्क ये है कि माइटोसिस के अंदर दो बनते हैं, एक सेल से दो बनते हैं। एक तो माउस के साथ थोड़ा मसला आ रहा है, एक मिनट। अच्छा, जो माइटोसिस है, माइटोसिस से दो बनते हैं, सिर्फ दो। और मियोसिस से आपको नजर आ रहा है, मियोसिस से चार बनते हैं। मियोसिस से कितने बनते हैं, चार। यहां पे आपको नजर आ रहा है, मियोसिस से टोटल कितने बनते हैं, चार बनते हैं। और माइटोसिस से कितने बनते हैं, दो। तो माइटोसिस से जब भी सेल डिवीजन होती है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि एक तो सेल डिवीजन में जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहे होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे, सेम होंगे। और मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। और इसके अलावा माइटोसिस के अंदर दो डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस के अंदर चार डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब इसमें होता यह है, वही पूरा प्रोसेस है पूरा, बस मियोसिस इसको डिवाइड कर दिया है मियोसिस 1 के अंदर, यानी कि इसमें 8 फेजेस होते हैं। माइटोसिस में क्या होता है, 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। और मियोसिस के अंदर 8 फेजेस होते हैं। पहले होता है प्रोफेज 1, फिर होता है प्रोफेज मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर उसके बाद सेकंड फेज यानी कि मियोसिस 2, फिर होता है प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, फिर टेलोफेज 2, ठीक है। वही पूरा प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। बस एक ही चीज दो बार होती है, प्रोफेज दो बार होगा, मेटाफेज दो बार होगा, एनाफेज दो बार होगा, टेलोफेज दो बार होगा, यानी कि इसमें डबल हो जाता है। और जब आपके जो है वो ये जो माइटोसिस है ना, ये नॉर्मल सेल डिवीजन कहलाती है। यानी कि जब नॉर्मली सेल डिवाइड हो रहा होता है ना नॉर्मल हालत में, तो ये वाली सेल डिवीजन होती है माइटोसिस। और मियोसिस कब होती है, जब जो है वो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है ना, जब मदर बॉडी के अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उस वक्त जो डिवीजन होती है वो कौन सी होती है, मियोसिस। तो ये स्पेशल टाइप की डिवीजन होती है जो कि सिर्फ कुछ जो है वो
कंडीशंस में होती है, ठीक है। फिर मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 है, सिर्फ उसके कुछ फेजेस हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इसको मैं अलग अलग बता देता हूं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। वैसे फर्स्ट ईयर का पार्ट था, अब आप लोगों के कोर्स में शामिल कर दिया तो अब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आता है मियोसिस 1 के अंदर जो प्रोफेज 1 होता है, पहले लेप्टोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस सब स्टेज फॉलोइंग चेंजेस अकर, द क्रोमेटिन नेटवर्क ब्रेक इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ लॉन्ग थिन beaded thread like called leptotene. Each thread has two morphological similar leptin in each cell called homologous structure. अगर आपको यहां पे नजर आ रहा है, वैसे तो ये पूरा सिमिलर ही है, लेकिन इसमें होता ये है कि जब क्रोमोसोम्स बन रहे होते हैं ना, तो जब क्रोमोसोम्स बनते हैं तो वो माइटोसिस फेज के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन जब क्रोमोसोम्स एक अपनी स्पेशल फॉर्म अपना लेता है फॉर द पर्पस ऑफ मियोसिस, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है लेप्टोटीन, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है लेप्टोटीन। यानी कि मियोसिस, दोनों बात एक ही है, माइटोसिस में क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, मियोसिस में लेप्टोटीन कहलाते हैं, ठीक है। लेप्टोटीन की कुछ और भी दूसरी जो है वो एक वजह एक और भी है, लेकिन उसकी वजह ये है कि लेप्टोटीन में जो है वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के चेंजेस आते हैं माइटोसिस। अगर क्रोमोसोम्स की बात करें, जब माइटोसिस हो रहा होता है, जब तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है न्यू सेल के अंदर, है ना, लेकिन जब मियोसिस हो रही होती है, तो जब नए सेल्स बनते हैं तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो आपस में चेंज हो जाती है, तो इस वजह से लेप्टोटीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो लेप्टोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। फिर जाइगोटीन, ड्यूरिंग दिस सब स्टेज द होमोलोगस chromosomes which comes from the mother by ovum and father by sperm are attracted towards each other and they are lengthwise pairing take place. The pairing of homologous chromosomes is known as synapsis, while the paired homologous chromosomes are known as bivalent. अच्छा, यहां पे अगर आपको नजर आ रहा है, अगर मैं आपको ये वाला एरिया दिखाऊं, ये लेप्टोटीन है, होता ये है कि पेयरिंग होती है, इनकी पेयरिंग हो रही होती है। जाइगोटीन फेज के अंदर क्या होता है, पेयरिंग हो रही होती है, इन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, इनकी पेयरिंग हो रही होती है, जिनको कहा जाता है साइनेप्सिस। और जो जब पेयर हो जाते हैं तो इनको कहा जाता है बाइवेलेंट। क्या कहा जाता है, बाइवेलेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? अब होता ये है पेकाइटीन। पेकाइटीन में होता ये है कि जो, यानी कि ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब जब पेयरिंग हो जाती है तो ये दो अलग अलग क्रोमोसोम्स थे, पेयरिंग हो गई, ठीक है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये कितने बन जाएंगे, 4, पेकाइटीन के अंदर होता है। और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बाइवेलेंट टेट्रेड। क्या कहलाता है, बाइवेलेंट टेट्रेड। द साइनेप्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बाइवेलेंट डिक्रीजेस and the chromosomes uncoil and separate. The separation is however incomplete and paired chromosomes are in contact with each other at one or more points. यानी कि जो paired chromosomes थे, जिन्हें हमने bivalent का नाम दिया था, ये भी paired chromosome है जिन्हें हमने bivalent का नाम दिया था, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इन्हें कहा जाता है bivalent tetrads। और जिस पॉइंट से दोनों मिल के जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है कियास्मेटा। क्या कहा जाता है, कियास्मेटा। जिस पॉइंट से ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको कहा जाता है कियास्मेटा, ठीक है। फिर आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है,
जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन इधर ट्रांसफर हो जाती है और इसकी इंफॉर्मेशन इधर ट्रांसफर हो जाती है। इसमें एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही हम सबकी शक्ल, हम सबका अपीयरेंस एक दूसरे के साथ अलग अलग है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होना तो हमारी शक्लें एक जैसी रहती, फिर हमें पहचानना मुश्किल हो जाता। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से हमारा फेशियल एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, हमारे आंखों का कलर अलग हो जाता है, हमारा बॉडी फंक्शन, कुछ कुछ का वैसे तो बॉडी फंक्शन इतना चेंज नहीं होता लेकिन कभी कभी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा डायकिनेसिस, डायकिनेसिस during this sub-stage nuclear membrane disappeared whereas mitotic apparatus यानी कि spindle is completed. Chiasmata moves from centromere towards the end of the chromosomes like zipper. This type of movement of chiasmata is known as terminalization. At the end of diakinesis, chromatids still remain compacted at their ends. अब इसमें होता यह है डायकिनेसिस में कि ये अब तो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए ना, यानी कि चार एक साथ हैं, 1 2 3 4, ये पूरे एक साथ, चार एक साथ हैं। क्या ये आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे जो है वो चार एक साथ हैं और ये चारों जो है ये पेकाइटिन में तो यही हो रहा होता है। फिर डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होगी। ठीक है, अब जो सेंट्रोसोम्स होते थे, सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, अब फिर से वापस क्या फॉर्म करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पिंडल फॉर्म करते हैं। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्पिंडल्स। तो स्पिंडल्स फॉर्म करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पिंडल, ये रहा स्पिंडल। तो स्पिंडल्स फॉर्म करते हैं और फिर खींचते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो ये जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं। जैसे जब किसी बैग की जिप बंद करते हैं तो आप ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ खींचते हैं जिप को, तो बिल्कुल ऐसी मूवमेंट होती है और इस मूवमेंट का नाम क्या कहला जाता है, टर्मिनलाइजेशन। इस मूवमेंट को कहा जाता है टर्मिनलाइजेशन। ठीक है, एट द एंड ऑफ डायकिनेसिस क्रोमेटिड स्टिल रिमेन कॉम्पैक्टेड एट देयर एंड्स, यानी कि जो क्रोमेटिन्स, या अब मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है। ये थोड़ा सा हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस तरह से, ये डार्क ब्लू, डार्क लाइट ब्लू यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन चेंज हुई हुई है थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखें, थोड़ा इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सी हर सेल में चली गई, यानी कि अब डिवाइड हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये इस वजह से वेरिएशन होती है। इस वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं दूसरे की वजह से, इस वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो ये पूरा एक स्टेज है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फिर पिकाइटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकिनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता था, लेप्टोटीन बनते हैं यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, सिमिलर टू आप कह लो क्रोमोसोम्स की तरह होते हैं। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस, यानी कि जो लेप्टोटीन बने हैं यानी क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, डबल स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं उनको। बाइवेलेंट के बाद जो पेयर्ड बाइवेलेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिन्हें फिर टेट्रेड्स कहते हैं, यानी कि इस तरह से ये टेट्रेड्स कहलाता है, बाइवेलेंट टेट्रेड्स। फिर उसके बाद एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है जिससे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर, यानी कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही होती है ताकि वेरिएशन आए, यानी कि हाँ अलग अलग जो है वो यानी कि आपकी एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग दिख सके। फिर डायकिनेसिस में क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, जो टेट्रेड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और सेंट्रोमेयर जो है वो
ये सब आपस में एक दूसरे एंड की तरफ खींच जाते हैं, और ये कौन करता है? सेंट्रियोल्स करते हैं, जिनको माइटोटिक अपैरेटस भी कहते हैं। स्पिंडल, इनको स्पिंडल कहा जाता है। और ये स्पिंडल जो है वो, ये जो स्पिंडल है, इसी स्पिंडल की वजह से क्या होता है, जो है वो सॉरी, इसी स्पिंडल की वजह से जो आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो टेट्रेड्स होते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं, एक दूसरे एंड्स पे चले जाते हैं, जिस मूवमेंट को मैंने आपको नाम बताया, टर्मिनलाइजेशन। फिर बाद में वही मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है, फिर टेलोफेज 1 होता है। एक 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 पार्ट हो गया, ठीक है। फिर ये जो जाहिर सी बात है, जो टेट्रेड्स होंगे वो अब अलग अलग बाइवेलेंट में आ गए ना, यानी कि फिर वापस बाइवेलेंट हो गए। टेट्रेड जब इस स्ट्रक्चर से हट गए, यानी कि डाइकनेसिस में ये होता है, टेट्रेड्स जो होते हैं, जो 4 की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो 4 एक दूसरे, ये वापस बाइवेलेंट में आ जाते हैं, यानी कि अपनी इस नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और इस वक्त क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी होती है, अलग अलग हो जाते हैं। और फिर ये बाइवेलेंट मेटाफेज, इस मेटाफेज 1 के अंदर वापस बीच में आ जाते हैं। फिर एनाफेज के अंदर वही होता है, जो है वो आपके पास यहाँ पे, यहाँ आपको नजर आ रहा है, बीच में आ गए एनाफेज मेटाफेज 1। फिर ये एनाफेज 1 होता है, अलग अलग हो गए। फिर ये टेलोफेज हो गया। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। फिर पार्ट 2 दोबारा होता है, प्रोफेज। फिर प्रोफेज 2 के अंदर दोबारा ये नहीं होता ये वाला प्रोसेस, ये सिर्फ किस में होता है? प्रोफेज 1 के अंदर होता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पिकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सिर्फ प्रोफेज 1 के अंदर होता है। फिर प्रोफेज 2 में भी होता है, मेटाफेज 2। फिर इस तरह से ये 2 की जगह 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा ये था। और इसमें जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। जब ये नए सेल्स बनते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। दूसरी जगह एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, और माइटोसिस में एक सेल से 2 बनते थे, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता था। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसका रीजन ये है कि जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो न्यू जनरेशन फॉर्म हो रही होती है ना, जब नई जनरेशन फॉर्म होती है, नई जनरेशन जो फॉर्म होती है, उसमें आगे जाके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं उनका नंबर कांस्टेंट रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। मियोसिस की मैं बात नहीं कर रहा जब सेल डिवाइड होता है, मैं बात कर रहा हूं जब नया ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म हो जाता है। जब पूरा नया ऑर्गेनिज्म पूरा फॉर्म हो जाता है, इसी मियोसिस की वजह से जो है वो, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि जो आपकी मदर और फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी बॉडी के अंदर आ रहे होते हैं, उसकी रीजन एक तो पहली वजह है मियोसिस। फिर बल्कि सबसे पहले दूसरी वजह को देख लेते हैं, जेनेटिक वेरिएशन जो है। जेनेटिक वेरिएशन की वजह, आप मियोसिस की वजह से जेनेटिक वेरिएशन होती है। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस, यानी कि चेंजेस आ रही होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, चेंजेस आती हैं। और जब 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 आप अपनी मदर बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे होते हो, तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं। वो किस वजह से आती हैं? मियोसिस की वजह से आती हैं। फिर इसके अलावा अगर मियोसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं हो, तो ऐसे तो एक्सेसिवली क्रोमोसोम्स की ग्रोथ होती रहेगी आपकी बॉडी के अंदर, और ये एक एबनॉर्मल ग्रोथ की तरफ जा सकता है। तो बहरहाल हमें इसको नहीं देखना, लेकिन हमें बस ये देखना है कि इस मियोसिस की वजह से जनरेशन, जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है, वो आगे आने वाली नस्लों में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, ठीक है।
फिर आता है मियोटिक एरर्स। मियोटिक एरर्स में कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्रोमोसोम्स सेपरेट हो रहे होते हैं, यानी कि जब यहाँ पे बायवेलेंट, ये जो डाइकिनेसिस में क्या होता है, टेट्रेट्स जो है वो अलग अलग हो रहे होते हैं ना, तो जब ये अलग अलग होते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 अलग हो जाते हैं एक साथ, इस तरह से 3 अलग हो जाते हैं और यहाँ पे इस तरह से एक अकेला सेपरेट हो जाता है, तो दिस इज एबनॉर्मल। बायवेलेंट नहीं है फिर ये बायवेलेंट रहा ना ये बायवेलेंट रहा, तो दिस इज एबनॉर्मल ग्रोथ, ये एबनॉर्मल डिवीजन हो गई। तो मियोटिक एरर्स में कभी कभी ऐसा भी होता है। इसके अलावा कभी कभी तो डिवाइड ही नहीं हो पाते, नॉन डिसजंक्शन, सेपरेट ही नहीं हो पाते। इसके अलावा कभी एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो किसी सेल में चला जाता है, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता है, अपनी नॉर्मल जो नंबर होता है उसका उससे एबनॉर्मल कोई नंबर देखने में आ जाता है, उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही चेंजेस आपकी बॉडी में नजर आ जाती हैं। तो ये कुछ मियोटिक एरर्स होते हैं, इसकी डिटेल जो है वो आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ोगे इंशाल्लाह, अगर आप लोगों ने मेडिकल ली। बहरहाल ये आपका चैप्टर यहाँ तक एंड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर था लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, आपके लेवल तक बस इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, कुछ मेन चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। बाकी आपको पूरा चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप काइंडली स्पीड को स्लो कर लिया करें और आराम से देखा करें, नहीं समझ आती आप दोबारा सुनना करें, ठीक है। ओके, आई एम एंडिंग द क्लास राइट नाउ।